जय हिंद दोस्तों। कल हमने अध्ययन किया था ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। अब आज उसका रिवीजन करते हैं और आगे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान एक अनुभवजनित संविधान है। दूसरा, ये विकास का परिणाम है, यानी विकसित संविधान है, क्योंकि ये क्रमिक विकास का परिणाम है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और अंग्रेज़ों का स्वभाव अधिकांशतः रूढ़िवादी है। और ये विकसित है क्योंकि इसका निर्माण किसी निश्चित वर्ग के द्वारा नहीं हुआ। दूसरी विशेषता है इसकी लचीलापन। कोई भी संविधान या तो लचीला होता है या कठोर होता है, या लचीले और कठोर का मिश्रण होता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, संसद जैसे चाहे वैसे संशोधन कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिटेन का संविधान संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक यानी मर्यादा का प्रतीक संविधान और निरंकुशता का प्रतीक राजतंत्र, इन दोनों का अद्भुत मिश्रण है ब्रिटेन के संविधान में। ब्रिटेन के संविधान में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकारा गया है। जैसे हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, ऐसे ही ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, क्योंकि कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद है। वो कानून बनाने सकती है, कोई भी कानून में संशोधन कर सकती है, रद्द कर सकती है अथवा उसका विस्तार कर सकती है। ब्रिटेन में संसद में पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। संसद के कानून ही अंतिम होते हैं, कोई संस्था उनको चुनौती नहीं दे सकती, इसलिए वहाँ संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। अगला है वहाँ कुछ आनुवंशिकता का तत्व। ब्रिटेन जैसे ऊपर कहा गया कि एक विशेषता संवैधानिक राजतंत्र है, तो राजतंत्र का मतलब वहाँ सम्राट का पद या राजा का पद आनुवंशिक है, और लॉर्ड सभा के सदस्य भी आनुवंशिक रूप से चुने जाते हैं। अगली विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान एकमात्र अलिखित संविधान है। वस्तुतः कोई भी संविधान ना तो पूरी तरह से लिखित होता ना अलिखित होता, परंतु ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है कि ये अंशतः लिखित है और अधिकांशतः अलिखित है। अलिखित भाग में जो आते हैं वो संवैधानिक परंपरा और अभिसमय है। इन संवैधानिक परंपरा और अभिसमयों का भी पालन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से लिखित कानूनों का पालन होता है। और इसके लिखित भाग में 1215 का मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक विशेष सीमा चिन्ह माना जाता है, जिसका अध्ययन हम आज के विशेष वीडियो में करेंगे। और उसके बाद 1628 का पिटीशन ऑफ राइट, 1911 व 1949 की संसदीय कानून, ये बहुत महत्वपूर्ण लिखित भाग हैं। और इसका अलिखित है क्योंकि इसका कभी भी विधिवत निर्माण नहीं हुआ। जैसे भारत के संविधान एक विशेष संविधान सभा ने एक विशेष समय पर बनाया, ऐसे ही अन्य देशों का संविधान भी एक निश्चित कालखंड में और एक सभा के द्वारा बनाया गया, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। किसी संविधान सभा का विधिवत परिणाम नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर पाया जाता है। उदाहरण के स्वरूप, सिद्धांत इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में सम्राट मंत्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। यह एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन का अभिप्राय कि शक्ति का स्रोत एक ही है। वो कौन है? संसद। संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। यहाँ तक कहा जाता है कि संसद स्त्री को पुरुष, और संसद चाहे तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना दे। एकमात्र स्रोत वो है। यह अलिखित संविधान होने का भी, अलिखित संविधान ब्रिटेन में होने का कारण वहाँ की व्यवस्था का एकात्मक होना है। संघात्मक व्यवस्था में कभी भी अलिखित संविधान नहीं चल सकता। संघात्मक व्यवस्था में कभी भी लचीला संविधान नहीं चल सकता। अतः यहाँ एकात्मक और लचीला संविधान है। इसका आशय ये है कि यहाँ पर अलिखित संविधान है और शक्ति का स्रोत एक ही है।
और दूसरी व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का जनक रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यहाँ कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका नाम मात्र की होती है, दूसरी वास्तविक होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। संसदीय शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर मंत्रिमंडलीय शासन पाया जाता है और अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं वो ही मंत्री होते हैं, तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगली विशेषता है मिश्रित संविधान। ब्रिटेन का संविधान मिश्रित संविधान का उदाहरण है। यह मिश्रण किस किस चीज़ का है? राजतंत्र और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का। राजतंत्र राजा का तत्व है और लॉर्ड सभा भी राजतंत्र का तत्व है, वहाँ पर भी आनुवंशिक रूप से प्रतिनिधि आते हैं। और प्रजातंत्र क्योंकि ब्रिटेन को एक उदाहरण युग प्रजातंत्र माना जाता है। आधुनिक युग में प्रजातंत्र की शुरुआत ब्रिटेन से ही मानी जाती है। चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे और संवैधानिक राजतंत्र, अन्य बातें हों जो प्रजातंत्र के अनुकूल हैं, जैसे विधि का शासन, ये भी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का उदाहरण है। तो अतः मिश्रित संविधान है क्योंकि यह राजतंत्र और प्रजातंत्र के तत्वों का समावेश है। विधि का शासन, विधि के शासन का ब्रिटेन के शासन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन के संविधान की विधि का शासन, और ये विधि के शासन डायसी से प्रेरित है। डायसी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। तो विधि के शासन का अभिप्राय है कि शासन कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति की विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। सब कानून के अधीन है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राजा हो चाहे एक बहुत छोटा कर्मचारी हो। ये हैं ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। कल हमने अध्ययन की थी, आज रिवीजन किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटिश संवैधानिक विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक विशेष सीमा चिन्ह है। आइए आज हम अध्ययन करेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है, ये कब आया, क्यों आया, उस समय कौन राजा था, इसका क्या महत्व है और इसके क्या प्रावधान है। इन बातों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। आप ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। कब आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश संवैधानिक विकास के इतिहास में एक सीमा चिन्ह माना जाता है। 1215 का मैग्ना कार्टा। उस समय राजा जॉन हुआ करते थे, जिनका समय रहा है 1199 से 1216 के काल में। राजा बहुत अत्याचारी था और उसके अत्याचारों से तंग होकर बड़े बड़े सामंतों ने उसके विरुद्ध एक हो गए और उन्होंने उसके विरुद्ध गृह युद्ध की धमकी दी, गृह युद्ध की घोषणा कर दी थी। अंततः उनकी मांगों के सामने राजा को झुकना पड़ा और उन मांगों को स्वीकार करना पड़ा, जो उन्होंने मैग्ना कार्टा नामक प्रपत्र में प्रस्तुत किया। तो स्पष्ट है कि राजा जॉन के टाइम पे 1215 में मैग्ना कार्टा नामक प्रपत्र था, जिसमें सामंतों की मांगें थी। अब क्या क्या मांगें थी, क्या क्या प्रावधान थे, इस पर हम देखते हैं। मैग्नियम कौंसिलियम की सम्मति पर ही राजा सामंतों पर करारोपण करे, यानी राजा की करारोपण शक्ति पर नियंत्रण लगा दिया गया। यहाँ मैग्नियम कौंसिलियम क्या चीज़ है? मैग्नियम कौंसिलियम संसद का
प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। ब्रिटिश संवैधानिक विकास के इतिहास में ऐसा रहा है कि इसको महान परिषद भी कहते हैं। राजा को सलाह देने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद हुआ करती थी। पहले उसका नाम विज नेटमोड था और बाद में वो मैग्नियम कौंसिलियम बनी, जिसको महान परिषद भी कहते हैं। तो इसमें कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े सामंत शामिल हुआ करते थे। तो इस 1215 के मैग्ना कार्टा एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि इस मैग्नियम कौंसिलियम की सम्मति पर ही राजा सामंतों पर करारोपण करे, इसकी सहमति के बिना नहीं तो इससे पहले मैग्नियम कौंसिलियम राजा की सलाहकारी संस्था थी। राजा उसकी सलाह को माने या ना माने ये जरूरी नहीं था। दूसरा, किसी नागरिक को उस समय तक बंदी ना बनाया जाए, ना ही उसको निर्वासित किया जाए जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। यहाँ नागरिक अधिकारों की बात आई। जैसे आधुनिक काल में अधिकार होते हैं संविधानों में, उसी प्रकार से उस समय 1215 में वहाँ पर नागरिकों को मनमर्जी बंदी ना बनाया जाए, ये बात थी। अगला था, किसी व्यक्ति को उसकी स्थिति एवं अपराध की मात्रा के अनुरूप ही अर्थदंड दिया जाए, यानी किसी व्यक्ति को मनमानी दंड ना दिया जाए। कोर्ट ऑफ कॉमन प्ले एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करे तथा राजा के साथ साथ स्थान स्थान पर दौरे न किया करे। उस समय राजा का जो न्यायालय हुआ करता था, वो जहाँ राजा जाता था वहाँ पर उसके साथ जाया करता था, इसलिए एक तरह से न्यायपालिका भी राजा की कैद में थी। राजा चर्च के संगठन और उनके अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप ना करे, यानी राजा चर्च के संगठन उनके अधिकारियों में नियुक्ति में हस्तक्षेप करता था। तो मैग्ना कार्टा में प्रतिबंध लगाया गया कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला, प्रभावशाली सामंतों और पादरियों को महान परिषद में आमंत्रित किया जाए। यह महान परिषद का मतलब मैग्नम कौंसिलियम ही है, यानी मैग्नम कौंसिलियम जो आधुनिक संसद का प्रारंभिक रूप मानी जाती है में अब प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। प्रतिनिधित्व का विस्तार कैसे हुआ कि पहले केवल बड़े बड़े लोगों को ही कुछ मात्रा में ही प्रतिनिधित्व दिया जाता था। अब मैग्ना कार्टा के माध्यम से इसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग की गई, इसलिए एक आधुनिक संसद की दिशा में एक पहला कदम भी माना जा सकता है। विदेशी व्यापारियों के देश में स्वतंत्र विचरण पर केवल युद्धकाल में ही रोको, अन्यथा नहीं। ये प्रावधान किया गया था स्वतंत्र विचरण पर केवल युद्धकाल में ही रोको, अन्यथा नहीं विदेशी व्यापारियों के। संपूर्ण राज्य में तोल के समान पैमानों का उपयोग किया जाए, ये मुख्य प्रावधान थे। इन प्रावधानों में बड़ा महत्वपूर्ण है व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से ये प्रावधान वाकई में बहुत अहमियत रखते हैं। इनका एक बार और हम अध्ययन करते हैं। यानी राजा के करारोपण पर प्रतिबंध हो गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी उसको मनमानी बंदी ना बनाया जाए, ये बात हो गई। और उसको अपराध की मात्रा के अनुरूप ही दंड दिया जाए, ये बात हो गई। और न्यायालय एक स्थान पर कार्य करे, ये बात हो गई। और राजा और चर्च के संगठन और उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप ना करे। प्रभावशाली सामंत और पादरियों को महान परिषद में आमंत्रित किया जाए। विदेशी व्यापारियों को स्वतंत्र विचरण पर केवल युद्ध काल में ही रोको, अन्यथा नहीं। संपूर्ण राज्य में तोल के समान पैमानों का प्रयोग किया जाए। इसका महत्व, इसको बहुत ब्रिटिश संवैधानिक विकास के इतिहास में इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रपत्र ब्रिटिश संवैधानिक विकास के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। क्यों है? क्योंकि थॉमसन और जॉनसन का मत है कि मैग्ना कार्टा वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है, क्योंकि इसने इस सिद्धांत का परिवर्तन किया कि राजा कानून से मुक्त नहीं है वरन उसके अधीन है। ऑग और जिंग के अनुसार इसके द्वारा सामंतों ने राजा पर एक प्रतिबंध लगाकर कि वह अमुक कार्य करे और
अमुक कार्य ना करे। देश की निरंकुशता की ओर बहती हुई धारा को जनतंत्र की दिशा में मोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख गया है। अमुक कार्य करे और अमुक कार्य ना करे। देश की निरंकुशता की दिशा में प्रवाहित होती हुई धारा को जनतंत्र की दिशा में मोड़ दिया। अतः राजा की शक्ति सीमित हुई, प्रजातंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ, आधुनिक संसद की दिशा में प्रगति हुई, अधिकारों की बात हुई। तो ये ब्रिटिश संवैधानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह माना जाता है। धन्यवाद।